all of you give heading equivalent force constant. Equivalent force constant slash combination of springs slash combination of springs slash combination of springs. I'll explain you one by one case. See, in combination of springs we can have three cases, different kind of cases. Suppose ऐसा दिया है, एक स्प्रिंग है, आफ्टर दैट देयर इज वन मोर स्प्रिंग एंड देन आई हैव अ ब्लॉक, ठीक है, एंड दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन K1 K2. एक और केस हो सकता है वेयर आई विल हैव लाइक दिस, यहाँ एक स्प्रिंग निकला हुआ है, यहाँ पे भी एक स्प्रिंग निकला हुआ है एंड यहाँ पे मास m लगा हुआ है एंड दीज बोथ आर व्हाट K1 एंड K2. ओके, क्लोज कर दो. एंड केस 3 एक और केस हो सकता है जहां पे ऐसा हो सकता है, हियर इज वन स्प्रिंग एंड हियर इज अनदर स्प्रिंग, दिस इज K1, दिस इज K2 हैविंग मास 10, ठीक है, क्लोज आउटसाइड. तो यहाँ पे तीन केसेस हैं. तो जहां पे भी ना स्प्रिंग के केसेस में इफ यू गेट ए सीरीज केस, याद रखो स्प्रिंग सिस्टम में इफ यू गेट सीरीज यूज द फॉर्मूला पैरेलल. क्या होता है 1 by k net इज इक्वल्स टू 1 by k1 प्लस 1 by k2 एंड सो ऑन. और अगर पैरेलल है तो ऑपोजिट यूज करो, डायरेक्टली k net इक्वल्स टू k1 प्लस k2, ठीक है. तो हमें जानना, आइडेंटिफाई करना मेन है कि कौन सा केस सीरीज है, कौन सा पैरेलल है. इस केस में देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट K1 का स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, वॉल, कोई भी दीवार या हैंगिंग सीलिंग कुछ भी फिक्स्ड सिस्टम है. एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है, एक दूसरा स्प्रिंग का. इस स्प्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे, इसके एंडिंग पॉइंट से, और एंडिंग पॉइंट कहाँ पे, ब्लॉक पे. तो ये कैसा दिख रहा है, सीरीज के तरह, क्योंकि ये एक जगह चालू हुआ है, एक जगह खत्म, फिर ये चालू, तो सीरीज के तरह. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 by k net इक्वल्स टू 1 by k1 प्लस 1 by k2. इस केस में देखते हैं कैसा है. K1 का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, वॉल, दीवार पे, एंड एंडिंग पॉइंट ब्लॉक. इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे, वॉल, और एंडिंग पॉइंट ब्लॉक. इफ दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो वो क्या है, पैरेलल. सो हियर k net विल बी व्हाट K1 प्लस K2. इस केस में भी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे, वॉल पे है, और एंडिंग पॉइंट ब्लॉक. K2 का भी स्टार्टिंग पॉइंट वॉल और एंडिंग पॉइंट ब्लॉक. तो दोनों कैसे दिख रहे हैं, बहुत जन इसको सीरीज सोचते हैं क्योंकि सीधा दिख रहा है कि नहीं, ये पैरेलल केस है. सो k net विल बी व्हाट K1 प्लस K2. तो उसके बाद तो तुम्हें पता ही है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 pi रूट ओवर ऑफ m, तो पता ही है, बाय k net. इफ यू हैव अ कॉम्बिनेशन फाइंड k net एंड यूज इट. अंडरस्टूड? नोट इट डाउन. सपोज you have an arrangement where two masses are there, m1, एक स्प्रिंग होगा बीच में, and then m2. सपोज दो मासेस लगे हुए हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट इज k. मैं अगर इसको ऐसे पुश करके छोड़ दूंगा तो ऑसिलेट करेंगे कि नहीं, दोनों मासेस को ऐसे पुश करके छोड़ दूंगा तो ऑसिलेट करेंगे. सो इट विल आल्सो हैव अ टाइम पीरियड जिसका फॉर्मूला होता है 2 pi रूट ओवर ऑफ म्यू बाय k, where mu is equals to effective mass. इफेक्टिव मास मतलब इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, m1 m2 by m1 plus m2. लाइक दिस द फॉर्मूला 1 by mu is equals to 1 by m1 plus 1 by m2. ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो mu will come how much, m1 m2 by m1 plus m2, एंड नीचे में कौन है, k, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग. बट हमेशा याद रखना दिस k is inversely proportional to length of the spring. ये भी याद रखना, लेंथ ऑफ स्प्रिंग. उसी हिसाब से अगर कोई पूछेगा ना हाउ इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, सो लेंथ अगर ज्यादा रहेगा स्प्रिंग का तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज. इनवर्सली है ना, लेंथ ऊपर आ जाएगा तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज. ओके, बहुत सारी किताबों में थोड़ा अलग तरीके से लिखा रहता है, इफेक्टिव मास नहीं लिखा रहेगा. म्यू विल बी गिवन एज इफेक्टिव मास पर यूनिट लेंथ, इफेक्टिव मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है, तो इफेक्टिव मास जो निकला यहाँ पे पर यूनिट लेंथ मतलब बाय, ठीक है, राइट. अ ब्लॉक
with a mass 3 kg, a block with a mass of 3 kg is suspended from an ideal spring. A block with a mass of 3 kg is suspended from an ideal spring having negligible mass and stretches the spring 0.2 meter and stretches the spring 0.2 meter. Full stop. Bit A. What is the force constant of the spring? What is the force constant of the spring? Bit B. What is the period of oscillation? What is the period of oscillation of the block? What is the period of oscillation of the block if it is pulled down and released? If it is pulled down and released. Okay. A block with a mass of 3 kg is suspended from an ideal spring having no mass and stretches the spring 0.2 meter. Stretches the spring. ठीक है. Elongation है 0.2 मीटर. Elongation x है. ये total length नहीं है. Stretches. ठीक है. हाँ. Bit 1 force constant of the spring. Bit 2 period of oscillation of the block if pulled down and released. Period of oscillation पूछ रहे हैं. ठीक है. तो सबसे पहला बात है स्प्रिंग के ऊपर वेट को कनेक्ट कर रहा है m. तो तुम्हें पता है ना फोर्स ऑफ स्प्रिंग को बैलेंस कौन कर रहा है? नीचे जो वेट आ रहा होगा mg है कि नहीं? फोर्स ऑफ स्प्रिंग को बैलेंस कौन कर रहा है? mg. और फोर्स ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या था? kx. तो kx इक्वल्स टू mg. तो k कितना हो जाएगा? 3 into g कितना है? 10 by x. x कितना है? 0.2. तो कितना हो जाएगा ये? 150. यूनिटलेस मतलब कोई आंसर नहीं मिलेगा. न्यूटन पर मीटर. ठीक है. तो सबको 0 मिलेगा बिकॉज नो वन हैज रिटन यूनिट. ठीक. अब दूसरा में देखते हैं मार्क्स मिल रहे हैं. पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अभी सेकंड लिख देंगे सारे. 2 पाई रूट ओवर ऑफ m by k. तो 2 पाई रूट ओवर ऑफ m कितना है? 3 और k कितना है? 150. कर दो और क्या. तो 2 पाई बाय रूट 50 सेकेंड्स. ठीक है. Right. Question. A block with mass capital M. A block with mass capital M attached to a horizontal spring. Attached to a horizontal spring with spring constant K. With spring constant K is moving with simple harmonic motion. Is moving with simple harmonic motion having amplitude A1. Having simple harmonic SHM directly लिखो ना. With simple harmonic motion having amplitude A1. Full stop. At the instant when the block passes through its equilibrium position, at the instant when the block passes through its equilibrium position, a lump of putty PUTTY, a lump of putty with mass small m is dropped vertically on the block. Is dropped vertically on the block from a very small height and sticks to it. From a very small height and sticks to it. Full stop. Bit A. Find the new amplitude and time period. Bit A. Find the new amplitude and time period. Bit B.
repeat the case, repeat the part A, so repeat the part A for the case in which the putty is dropped on the block, in which the putty is dropped on the block when it is at one end of the path, when it is at one end of the path. Putty is dropped on the block when it is at one end of the path. Okay, पढ़ो. A block with mass capital M. ब्लॉक का मास आराम से पढ़ना, नहीं तो नहीं हो पाएगा. ब्लॉक का मास कितना है? कैपिटल है. हाँ, is attached to a horizontal spring. हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है. With force constant K is moving with SHM. फोर्स कांस्टेंट की स्प्रिंग कांस्टेंट के, हाँ, Is K. moving with SHM. एसएचएम है. ठीक है. Having amplitude A1. एम्पलीट्यूड अभी कितना है? A1. ठीक है. At the instant when the block passes through its equilibrium position, मान लेते हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है. यही इंस्टेंट क्या है? इक्विलिब्रियम. जब भी इक्विलिब्रियम बोलता है तो क्या समझते हैं? इक्विलिब्रियम मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो. इक्विलिब्रियम का यही एक ही मतलब होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. तो इस टाइम पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. ये दो ही पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है. उस जगह में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है एंड टोटल एनर्जी जो भी है दैट इज प्योरली काइनेटिक. एम्पलीट्यूड जब A1 बोला है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ के A1 स्क्वायर. डिराइव किए थे, याद करो. टोटल मैकेनिकल एनर्जी हाफ के A स्क्वायर निकाल लेते थे. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अभी कितना हो जाएगा? हाफ के A1 स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv स्क्वायर. मास कितना m, तो उसका इनिशियल स्पीड मान लो v1, तो हाफ v1 स्क्वायर इज हाफ के A1 स्क्वायर. ठीक है. हाफ हाफ कट जाएगा. व्हाट इज v1? k बाई m का रूट उधर जाएगा. A1 स्क्वायर का रूट करेंगे तो A1. यही कुछ मिल रहा है हमें v1. समझ गए? हाँ, आगे पढ़ो. a lump of putty with mass small m is dropped vertically on the block from a very small height and sticks to it. एक छोटा सा मास m उसको ड्रॉप कर रहे हैं और वो चिपक जा रहा है. ठीक है, उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में. ठीक, तो जब चिपक जा रहा है, हमें तो एक चीज पता है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कंजर्व रहेगा? एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है. फ्रॉम अ वेरी स्मॉल हाइट बोला है, डाले और चिपक गए. तो मोमेंटम क्या रहेगा? मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व. एक्सटर्नल फोर्स कुछ है नहीं तो मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व. तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. ठीक, इनिशियल मोमेंटम किसका था? खाली बड़ा मास का था, तो कैपिटल M इंटू v1 था. फाइनल मोमेंटम में अभी कौन, क्योंकि ये गिरा है और दोनों चिपक चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? m प्लस इंटू v2. ये होगा कि नहीं होगा? इनिशियल तो खाली यही था ना, ब्लॉक था, ब्लॉक का वेलोसिटी v1 था. अभी बोल रहे हैं थोड़ा सा पुट्टी डाल दिया उसके ऊपर. पुट्टी डाल दिया तो टोटल मास क्या हो गया? m प्लस स्मॉल m. उसका स्पीड क्या होगा? v2. तो v2 पता करेंगे तो कितना आ रहा है? m इंटू v1 बाई कैपिटल M स्मॉल m. ठीक, बट ये भी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में डाले हैं ना. इक्विलिब्रियम पोजीशन में डाले हैं तो हमें पता है एट इक्विलिब्रियम टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी. तो अभी काइनेटिक एनर्जी बदल चुका है. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बदल चुका है. सो द न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी रिस्पांसिबल फॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी. तो कहने का क्या मतलब है? अभी जो मैकेनिकल एनर्जी आएगा थोड़ा अलग आएगा. तो ज्यादा आएगा कि कम आएगा? कम, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी नुकसान लॉस हो गया होगा हीट में या कहीं पे. तो अभी काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे? हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v2 स्क्वायर. ठीक है, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ k तो वही रहेगा, एम्पलीट्यूड अभी बदला a2 स्क्वायर. समझ गए? ठीक है, तो हाफ हाफ कैंसिल्ड आउट. ठीक है, तो हमें एम्पलीट्यूड से मतलब था. तो a2
square is equals to capital M plus small m by k into V2 square. V2 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल M स्क्वायर V1 स्क्वायर बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वायर, है कि नहीं। इसको यहाँ पुट किए, इसको ले लो ना, ऐसे ले लो 1, ठीक है। सो इफ आई पुट इट हियर, दिस एंड दिस गॉट कैंसल्ड आउट, तो A2 इज एक्चुअली व्हाट, m into V1 by root over of capital M plus small m into k, ठीक है। अभी A1 तो हमें दिया हुआ था, so we got here what, A2, बट हमारे यहाँ अननोन टर्म्स भी हैं। कौन है अननोन, V1 अननोन, बाकी सब नोन, ठीक है। सो m into V1 के जगह में क्या डालेंगे, रूट m प्लस m, रूट k है ऑलरेडी, V1 के जगह में रूट k, रूट m, कैपिटल M सॉरी, इंटू A1। सो रूट k कट गया, रूट m और m ऊपर है तो क्या बचेगा, ऊपर, हाँ, तो m बाई m प्लस m इंटू A1, ये आंसर है। दिस इज द एम्पलीट्यूड, सो दिस इज योर आंसर। ऑप्शन दिखते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि आंसर आता है इसलिए होता है, ठीक है। सो यू गॉट योर एम्पलीट्यूड इन फर्स्ट केस। अभी क्या पूछा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए कोई टेंशन नहीं है, 2 पाई, टोटल मास कितना हो गया है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई k, ठीक है। सो दिस इज योर टाइम पीरियड, क्लियर। इसको पहले लिखो फिर, हाँ, रीड पार्ट 2 बिट बी क्वेश्चन। Repeat the part A for the case in which the putty is dropped on block when it is at one end of the path. When it is at one end of the path, मतलब ये जब मूवमेंट कर रहा है, ये ब्लॉक को एक एंड में है, समझ गए ना। दो ही पोजीशन हो सकता है एंड का, ये सोचो मीन पोजीशन है, दिस इज योर मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो उधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है। सो दीज टू आर व्हाट, एंड पोजीशंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, एंड पोजीशन में तुम्हारा वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली क्या होता है, 0, तभी तो और साइड नहीं जाता। एट एंड पोजीशन इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। जब पहुंचा तब मतलब क्या होता है, व्हेन इट रीचेस, मान लो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0, तो उस टाइम पे ये पुट्टी गिरा उसके ऊपर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 है। आफ्टर दैट पुट्टी ड्रॉप्स, पहुंचने के बाद ना गिरेगा पुट्टी, तो पुट्टी ड्रॉप्स, तो मास कितना हो गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। उसके बाद वापस इट विल रिटर्न बैक, बट उस टाइम भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। जब वो वहां पहुंचा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, अभी किस तरफ आएगा, वापस आएगा, स्प्रिंग खींचेगा, बट स्प्रिंग जब खींच रहा है तब तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, 0 है ना, क्योंकि 0 से शुरुआत करेगा ना, स्प्रिंग खींचना चालू करेगा तो 0 से, तो जब पहुंचा तब भी वेलोसिटी 0 था, फिर पुट्टी गिरा, और उसके बाद एंड पोजीशन, एंड टाइम में भी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो कोई लॉस इन एनर्जी दिख रहा है एंड पोजीशन में डालने से, तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, जब एंड पोजीशन में हम लोग पुट्टी को ड्रॉप कर रहे हैं। इसका मतलब फाइनल एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल्स टू इनिशियल एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में कोई फर्क आएगा क्या, नहीं। बीच में मूवमेंट के समय हम डाले, क्योंकि देखो मीन में जब डाल रहे हैं वो मूव कर रहा है, मूवमेंट के टाइम हम डाले तो कुछ नुकसान हो, गाड़ी चल रहा होगा तो गाड़ी के ऊपर एक पत्थर डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली गाड़ी का स्पीड घटेगा कि नहीं, ठीक है। गाड़ी को ब्रेक मारे रखे, एक पत्थर को पीछे रखे, फिर से चालू किया, तो गाड़ी में क्या फर्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, बिकॉज जब डालते हो इस टाइम पे इम्पैक्ट के चलते देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इम्पैक्ट के चलते, बट यहाँ पे देयर विल बी नथिंग लाइक दैट। तो एम्पलीट्यूड विल बी एज इट इज, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, जरा सोचो, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एनीवन, एनी आइडिया, थिंक अबाउट द टाइम पीरियड। Maximum
क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड विल बी मैक्सिमम। बात सही बोल रहे हैं, मैक्सिमम होगा। कैसे? टाइम पीरियड विल बी मैक्सिमम, सही बात बोल रहे हैं। बट हाँ, क्वेश्चन और एक बार पढ़ो। Next, all of you give heading physical pendulum. Physical pendulum. Right, physical pendulum is just a rigid body. Physical pendulum is just a rigid body of whatever shape, capable of whatever shape, capable of oscillating about a horizontal axis, capable of oscillating about a horizontal axis, passing through it. ठीक है? फिजिकल पेंडुलम का मतलब होता है हम लोग कुछ भी यूज कर लेंगे, पत्थर उठा के भी पेंडुलम बना देंगे, कोई भी चीज, मतलब परफेक्ट नहीं होगा बट सपोज एक रैंडम, ठीक है, रैंडम कोई भी एक सामान लूंगा और उसके ऊपर कहीं पे भी होल करके ऐसे ऐसे करूंगा तो भी तो होगा ही ना पेंडुलम की तरह, बट परफेक्ट टाइमिंग ऑल तो नहीं दे रहा होगा। तो मान लो मैंने यहाँ होल कर दिया, हैंगिंग, सो दिस इज हैंगिंग पॉइंट, ठीक, बट उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ लाई कर रहा है या यहीं पे कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास सोचो यहाँ लाई कर रहा है, तो जब भी वो ऑसिलेट करेगा तो यही पॉइंट ना इधर या उधर होगा, सेंटर ऑफ मास ही तो मूवमेंट कर रहा है ना, तो मान लो ऐसा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि सारा मास यहीं पे एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी अगर ये मेरे लिए थीटा है तो यहाँ पे सारा मास अगर एक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट पे हम लोग नीचे की तरफ कितना ले सकते हैं, वेट mg उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा हो। अब mg को जब रिजोल्यूट करते हैं तो एक इधर आता है और एक तो इधर, एक इधर और एक उधर आता है, तो इस तरफ जो आता है दैट इज व्हाट mg sin थीटा, और एक उधर जो आ रहा है दैट इज व्हाट mg cos थीटा। समझ रहे हो कि नहीं, जो रेजोल्यूशन जब होता है, बिकॉज इफ दिस इज थीटा दिस इज आल्सो थीटा, देखो वर्टिकल लाइन दोनों है, एक लाइन ऐसे गया है, तो क्या कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है कि नहीं, तो दिस इज mg sin थीटा दैट इज mg cos थीटा। तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन है, mg sin थीटा, अरे गलत, cos कैसे, उसको वापस कौन लेके आ रहा है, sin, है कि नहीं, ठीक है। तो F restoring is what, mg sin theta, and these are small angles, तो small angles के लिए sin theta is nearly equal to theta is nearly equal to tan theta। तो what अभी के लिए mg sin theta रहने दो। Now if I talk about torque restoring, टॉर्क का क्या फॉर्मूला बता सकते हैं, फोर्स रिस्टोरिंग इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। किसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, पॉइंट पी के अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं, हैंगिंग पॉइंट जो भी है। सो एफ रिस्टोरिंग अपना क्या था, mg sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री कर लो तो ये लेंथ ऑफ ये L होगा ना, जितना दूरी पे है, तो L इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, ठीक। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो रहा है, L हो रहा है कि नहीं, सो इनटू L करूंगा तो mg L sin थीटा आ रहा है, which can be also written as mg L थीटा, sin थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं ना। दिस इज माय टॉर्क। इसको छोड़ के भी तो तुम्हें टॉर्क का एक फॉर्मूला पता है, मैंने बताया था, मास की जगह किसको यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे फोर्स को लिखते हैं m में, फोर्स के प्रोपोर्शनल में कौन आता है, टॉर्क, तो टॉर्क के जगह में m के जगह में कौन लिखते हैं, i, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताया था ना।
और एक्सेलरेशन की जगह किसको लिखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये भी हो सकता है, दोनों इक्वेट तो कर ही सकते हैं ना। तो 1 इज इक्वल्स टू 2 बिकॉज बोथ आर टॉर्क, तो आई अल्फा इज इक्वल्स टू mgl थीटा। हम एक चीज याद है, थीटा बाई अल्फा इज इक्वल्स टू आई बाई mgl। ये है टाइम पीरियड, तो मैंने ऑलरेडी डिराइव किया था, ट्राई टू रिमेंबर, 2 पाई रूट ओवर ऑफ x बाई a। क्या लिखे थे, लीनियर के लिए था, स्प्रिंग के लिए x बाई a था कि नहीं। वही एंगुलर के लिए x के जगह कौन आता है, थीटा। लीनियर में डिस्प्लेसमेंट होता है x, एंगुलर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो कौन होता है, एंगल। x का प्रोपोर्शनल कौन होता है, एंगल। a का प्रोपोर्शनल कौन होता है, अल्फा। तो थीटा बाई अल्फा, सो 2 पाई थीटा बाई अल्फा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, i बाई mgl। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड फॉर अ फिजिकल पेंडुलम। बट अभी इसमें बहुत डिटेलिंग करना बाकी है, इतना तक लिख लो, वी नीड स्पेस। So we had got the formula of time period as 2 pi root over of I by mgl। ठीक, यहाँ पे I एक्चुअली कभी भी जो गिवन होता है I, वो हमेशा अबाउट दिस पॉइंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, G, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही हमेशा I पता रहता है। जैसे कि हमें I कुछ पता है, I ऑफ सॉलिड स्पीड कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर। I of hollow sphere 2/3 mr square। I of a ring बता दो, mr square by खाली mr square। हाँ, I of a disc, ठीक। I of hollow cylinder, hollow cylinder किसके तरह दिखता है, रिंग के तरह ही दिखता है, so that is mr square, same as this, ठीक है। आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर किसके तरह दिखता है, डिस्क की तरह, दैट इज व्हाट, mr स्क्वायर बाय 2। आई ऑफ रॉड ml स्क्वायर बाय 12। ये सारे बेसिक्स थोड़ा बहुत याद रखना है। अगर कोई रेक्टेंगुलर शीट है, आई ऑफ रेक्टेंगुलर शीट m into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 12, ठीक है ना। a लेंथ, b ब्रेड्थ, तो ये सारे तुम्हें याद रखने चाहिए। तो अभी हमें यहाँ पे अगर ये एक्सिस G पे होता है तो हमें पता है कि आंसर क्या होता है, बट अभी एक्सिस कहाँ पे है, एक्चुअली P पे। तो कौन सा थ्योरम यूज होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये रोटेशनल में पढ़ाया जाता है जो, बट अभी जान लो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, आई न्यू इज इक्वल्स टू आई जी प्लस m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, टोटल मास ऑफ टोटल थिंग इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये होता है। एक अलग जगह में अगर पता करना है जो पैरेलल है उसके साथ। अब G पे जाना था तो ऐसे जाता है, और अगर P पे जाना होता तो ऐसे जाता है। दोनों पैरेलल दिख रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस केस के लिए भी हम लोग जब I निकालेंगे तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये जो IG नहीं है क्या, IG, तो IG को एक्चुअली रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, IG इज रिप्रेजेंटेड एज m into k स्क्वायर, और k को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। k इज कॉल्ड व्हाट, जैसे यहाँ पे k स्क्वायर क्या है, 2/5 r स्क्वायर। m को छोड़ दो, m को छोड़ के जो बचा वो k स्क्वायर। वहां पे कितना हो, 2/5 r स्क्वायर, यहाँ पे 2/3 r स्क्वायर, यहाँ पे खाली r स्क्वायर, यहाँ पे r स्क्वायर बाय 2, r स्क्वायर बाय 2, l स्क्वायर बाय 12, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 12। अंडरस्टूड। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी के साथ नहीं रिप्रेजेंट करके सिंपल में रिप्रेजेंट करना है, तो m into k स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, i इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ig प्लस m into डिस्टेंस का स्क्वायर। जरा देखो तो g से p का डिस्टेंस कितना था, l, हाँ, तो l स्क्वायर। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m k स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। तो i इज इक्वल्स टू m कॉमन ले जाओ तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस, कैन बी रिटन। तो अभी इसी में टाइम पीरियड विल बिकम 2 पाई रूट ओवर ऑफ i के जगह में व्हाट है, m k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई m g l। तो m और m कटा, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ब्रैकेट में रखो, ये l को ऊपर ले जाओ, बाई l बाई g। थोड़ा सा याद करो पुराना फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, 2 पाई रूट ओवर ऑफ l बाई g।
तो इसको हम लोग अभी कैसे लिख देंगे 2 पाई रूट ओवर ऑफ L इफेक्टिव लेंथ बाई G एंड L इफेक्टिव विल बी व्हाट K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई L। ये रख के रखोगे, बहुत बार फिजिकल पेंडुलम दे देगा व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ पूछेगा। अगर फिजिकल पेंडुलम सोचो मान लो डिस्क होता तो क्या करते हैं आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एल स्क्वायर जो डिस्टेंस दिया होगा बाई एल, दैट इज व्हाट इफेक्टिव लेंथ। इतने में खत्म नहीं हुआ, और भी है डिटेलिंग बट स्पेस नहीं। लिखो सी दिस इज नाउ एल इफेक्टिव, ठीक है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, एल इफेक्टिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन एल। कैसे देखो, बिकॉज एल इफेक्टिव क्या था के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई एल। अगर इंडिविजुअली डिवाइड करें के स्क्वायर बाई एल प्लस एल स्क्वायर बाई एल कितना होगा एल, तो एल के साथ के स्क्वायर इज अ पॉजिटिव थिंग और नॉट, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है एल प्लस सम पॉजिटिव नंबर, तो एल के साथ कुछ भी पॉजिटिव है मतलब एल इफेक्टिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल लेंथ और नॉट, कोई भी केस हो, ये याद रखना। तो ऑप्शंस में तुम्हें 4 आंसर जब दिया होगा, सोचो तुम्हें एल दे दिया होगा क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन में 4.9 cm, 5 cm, 5.1 cm, 4.8 cm, तो क्या होगा आंसर 5.1। इक्वल भी नहीं हो सकता, बड़ा ही होना चाहिए, समझ गए या कोई डाउट? बट कोई केस अगर है इफ पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास वाला पोजीशन, इसका मतलब एल क्या हो जाएगा 0। अगर यहीं पे रोटेट करवाते तो P और G क्या हो जाता, सेम पॉइंट हो जाता, तो लेंथ कितना हो जाता है 0। तो वहां पे L इफेक्टिव क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई L था, तो k स्क्वायर बाई 0, तो क्या हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड भी क्या हो गया इनफाइनाइट, क्योंकि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ना, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अगर लेंथ 0 है तो मैं सबसे अब कितने जन ये नहीं समझ पाए टाइम पीरियड इनफाइनाइट क्यों है, नहीं समझ पाए, मैं समझाता हूँ। अगर मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही ये है, ये घूमेगा क्या कभी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग जगह होने से ही तो रिस्टोरिंग आ रहा है ना। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही है, सारा मास यहीं पे है, सारा मास का इंटेंसिटी एक ही जगह में है, तो वो कैसे ऑसिलेट वगैरह करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, वो रेस्ट पे ही रहेगा। 5 साल बाद भी हो 100 साल बाद भी हो, इसलिए बोलते टाइम पीरियड इंफिनिटी। इट इज एन ऑसिलेशन जिसका टाइम पीरियड इंफिनिटी, मतलब एक भी ऑसिलेशन खत्म नहीं कर पा रहा जिंदगी का, तभी टाइम पीरियड इंफिनिटी। नाउ अंडरस्टूड? हाँ, अभी ये तो इंफिनिटी हो गया, उसके बाद टू डिटरमाइन मैक्सिमम टाइम, टाइम कौन से केस में टाइम मैक्सिमम होगा वो पता करना है, करते हैं पता करते हैं। So now we have to determine t is maximum when, ठीक है, वो पता करना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला वाज व्हाट 2 पाई रूट ओवर ऑफ k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई l इनटू g, यही था ना। सो अभी टाइम पीरियड मैक्सिमम अगर होगा तो डेरिवेटिव ऑफ टाइम पीरियड शुड बी व्हाट 0। कभी भी कोई चीज मैक्सिमम या मिनिमम होता है तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0। करके देखते हैं। तो जो कॉमन पार्ट है वो बाहर निकाल देते हैं, 2 पाई तो कांस्टेंट था, रूट जी भी तो कांस्टेंट है ना, रूट ओवर जी कांस्टेंट है, बचेगा क्या है रूट ओवर ऑफ, क्या बचे मैं यहाँ लिखता हूँ रूट ओवर k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई रूट l, तो u बाई v की तरह दिख रहा है। तो डेरिवेटिव जब करते हैं तो नीचे का क्या होता है स्क्वायर, तो रूट l का स्क्वायर कितना हो जाएगा l, फिर फॉर्मूला क्या होता है v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश बाई वी स्क्वायर, ठीक है। तो वी स्क्वायर कर लिए v इंटू यू डैश, तो रूट l को रखो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट, सेम चीज। जैसे रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, डेरिवेटिव क्या होता है रूट x का 1/2 रूट x लिखा है था ना डिफरेंशिएशन, तो 1/2 रूट है, अंदर में कौन है k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो k स्क्वायर का कितना है प्लस l स्क्वायर का कितना है 2l, l के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, k स्क्वायर कांस्टेंट था, डेरिवेटिव वाज 0, l स्क्वायर का डेरिवेटिव 2l, क्लियर। फिर माइनस u v डैश, तो u को रखते हैं, न्यूमरेटर कौन है, दिस इज माय u, दिस इज माय v, सो k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू
रूट एल का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एल इंटू चेन रूल। एल का डेरिवेटिव कितना 1 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। मैं इधर लिख देता हूँ इक्वल टू 0, उधर जगह नहीं है तो इधर इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो दैट इंप्लाइज ये रूट जी और एल को इधर भेज देते हैं तो 0 ही हो जाएगा। 2 पाई को भी 0/2 पाई क्या हो जाएगा 0। तो 0 इज इक्वल्स टू ये 2 और ये 2 कटेगा, रूट एल इंटू एल कितना होता है, रूट एल इंटू एल कितना हो जाएगा एल टू द पावर 3/2 माइनस, मैं पहले लिख देता हूँ ना अरेंज करके तो बेटर लगेगा, बाई रूट ओवर ऑफ के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 रूट एल। अब एलसीएम ले लेते हैं 2 रूट एल इंटू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। 2 रूट एल विल गेट मल्टीप्लाइड हियर, तो रूट एल मल्टीप्लाइड होगा तो प्लस हाफ हो जाएगा, तो एल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं 3/2 प्लस हाफ कितना होगा एल स्क्वायर। तो 2 एल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि रूट इंटू रूट। अब ये नीचे वाला इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाने से क्या 2l स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो 0 इज इक्वल्स टू तो जब भी k इज इक्वल्स टू l होता है तब क्या होता है हम लोग का मैक्सिमम टाइम पीरियड। अंडरस्टूड या कोई भी डाउट, कुछ गड़बड़ नहीं, सब परफेक्ट है, ठीक है। सो k इक्वल्स टू l पे मैक्सिमम टाइम पीरियड अब डाल के देख लेते हैं। सो t max इज हाउ मच 2 पाई k स्क्वायर की जगह में क्या डालेंगे l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 2l स्क्वायर, तो 2l स्क्वायर बाई l इंटू जी, तो l कटेगा तो 2 पाई 2l बाई जी, मतलब खाली एक एक्स्ट्रा √2 लग रहा है, √2 इंटू ओरिजिनल टाइम, क्योंकि 2 पाई रूट ओवर l बाई जी तो नॉर्मल टाइम था, खाली √2 एक एडिशनल लग रहा है जब हम लोग मैक्सिमम टाइम पीरियड चाहिए। अंडरस्टूड। सो t max कैन आल्सो बी रिटन एज व्हाट 2 पाई रूट ओवर ऑफ 2k बाई जी, क्योंकि l और k इक्वल था ना, l हमें ना पता हो बट k तो पता होगा ना, अगर वो सॉलिड स्फीयर बोला है तो k स्क्वायर इक्वल्स टू यहीं से पता चल जाएगा ना जो 2/5 r स्क्वायर, तो k इज व्हाट √2/5 r, तो इजी है ना टू फाइंड द आंसर, l का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, तो 2 पाई रूट ओवर ऑफ 2k बाई जी, ठीक है।